हेलो एवरीवन। कमांड लाइन बेस्ड टेक्स्ट एडिटर का तीसरा वीडियो ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। इसमें हम आपको ऐप डिज़ाइन के बारे में बताएंगे। अगर आप गूगल में इसको सर्च करते हैं कि ऐप डिज़ाइन का मतलब क्या है, वहाँ पे आपको मिलेगा कि यूआई का मतलब होता है यूज़र इंटरफेस, या आपको जो स्क्रीन में दिखता है एप्लीकेशन का जिससे इंटरेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं। लेकिन हमारे ट्यूटोरियल में इसका मतलब है कि आप अपने कोड को किस तरीके से स्ट्रक्चर करके लिखते हैं। हमारे यहाँ पे ऐप डिज़ाइन का मतलब होता है कि कोड डिज़ाइन, या आप अपने कोड को कैसे स्ट्रक्चर करते हैं। सो ऐप डिज़ाइन क्यों इम्पोर्टेंट है? इसका इम्पोर्टेंस हम आपको एडवांटेजेस के थ्रू बताएंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन में, आप नंबर एक देख सकते हैं कोड रीडेबिलिटी। इसका मतलब होता है कि अगर आपका कोड कोई भी देखता है, या आप खुद भी ऐसे सिंपली देखते हैं, तो कितने अच्छे से कोई भी समझ सकता है। इसको आपके कोड का रीडेबिलिटी कहते हैं। अगर आप अपने कोड को अच्छे से स्ट्रक्चर करते हैं, उसको नाम वगैरह, फंक्शंस वगैरह का नाम अच्छे से लिखते हैं, तो आपका कोड बहुत इजीली सबको समझ आ जाएगा। दूसरा जो एडवांटेज है, आप देख सकते हैं फाइंडिंग विच ब्लॉक ऑफ कोड इज अफेक्टेड बाय एरर्स। अगर आपने पहले प्रोग्रामिंग किया होगा या किया हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कि इंटरप्रेटर या कंपाइलर आपको किस लाइन में एरर है वो दिखा देगा। लेकिन आपका प्रोग्राम जैसे जैसे बड़ा होते जाता है, तो आपको वहाँ पे लिटरल एरर नहीं मिलता है, बल्कि आपको लॉजिकल्स एरर ज़्यादा मिलता है। जब आप अपने कोड को रन करते हैं, तो इंटरप्रेटर, जैसे पाइथन का इंटरप्रेटर है, वो आपको एक लाइन में एरर दे देगा, उसका लाइन नंबर भी देगा। लेकिन कभी-कभी उस लाइन नंबर पे, पर्टिकुलर लाइन पे, वहाँ पे एरर नहीं होता है। तो अगर आपका कोड अच्छे से स्ट्रक्चर है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो लाइन ऑफ कोड किस ब्लॉक ऑफ कोड को इफ़ेक्ट करता है, और वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपको सारा कोड चेक नहीं करना पड़ेगा वो एरर फाइंड करने के लिए। अब हम तीसरा एडवांटेज देखते हैं, जो कि है एडिंग न्यू कोड फीचर विल बी इजी। या हम ये भी कह सकते हैं कि कभी-कभी आपका ऐप में पहले रन कर रहा था अच्छे से, लेकिन बाद में एरर आ जाता है, तो उसको भी कैसे फाइंड करें। अगर आपका कोड अच्छे से स्ट्रक्चर है, अच्छे से डिज़ाइन करके लिखा है आपने अपने कोड को, अगर आप नया फीचर ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको नया कोड वो पुराने ऐप में लिखना पड़ेगा। तो अगर आपका कोड अच्छे से डिज़ाइन है, तो स्ट्रक्चर है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये नया कोड कौन से ब्लॉक ऑफ कोड को अफ़ेक्ट करता है, और आप इज़िली उस ब्लॉक ऑफ कोड को अपडेट करेंगे या चेंज करेंगे, और नया कोड इज़िली ऐड कर पाएँगे। अगर कोई बग भी है, तो फ्यूचर में आपको पता चलता है, तो उसको भी आप इज़िली रिमूव कर सकते हैं, अगर आपका कोड अच्छे से स्ट्रक्चर है, तो क्योंकि आपका कोड बहुत अच्छे से रीडेबल है, तो इज़िली आपको समझ में आ जाएगा कि किस फंक्शन की वजह से, किस ब्लॉक ऑफ कोड की वजह से आपका बग आया है। सो टेक्स्ट एडिटर या कोई भी आप डिज़ाइन कीजिए, ये बग जो होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कभी-कभी ढूँढने में। आप अपने कोड को अच्छे से स्ट्रक्चर करके रखने से आप उसको ईज़िली फाइंड कर पाएँगे। अब हम टेक्स्ट एडिटर ऐप का ऐप डिज़ाइन, या कोड डिज़ाइन भी बोल सकते हैं, उसको देखते हैं। इसको हमने 7 भाग में डिवाइड किया है। ये जो सारा सेक्शन होगा, जैसे-जैसे हम कोड लिखेंगे, जितना भी फंक्शंस वगैरह होगा, कोडिंग वगैरह होगा, वो ब्लॉक को पर्टिकुलर सेक्शंस में रखेंगे हम। ऐसा नहीं है कि आपको पहले से ही पता होना पड़ेगा कि आपके ऐप में इतना सेक्शंस होना चाहिए या ये सेक्शन होगा। क्योंकि कभी-कभी आपको पता नहीं होता है कि कौन-सा सेक्शन ऑफ कोड को क्या नाम दूँ, और उसको कैसे स्ट्रक्चर करूँ। जैसे-जैसे कोड करते जाएँगे, वैसे-वैसे आप अपने कोड को स्ट्रक्चर करते जाएँगे, सेक्शंस में डिवाइड करते जाएँगे। ऐसा नहीं है कि मैंने दिखा दिया कि आपको टेक्स्ट एडिटर ऐप का सेक्शन ये सब होना चाहिए, तो आपका भी होगा। आप
कोड करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन-सा कोड, क्या नाम देना है, कैसा सेक्शन देना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन बेसिक्स जो होता है डेटा सेक्शंस वगैरह, लूप्स वगैरह, मेन लूप जो होता है, ये सब होता है। सो 2-3 सेक्शन कॉमन होता है, बाकी सब आप अपने ऐप के हिसाब से कोड करते समय उसका सेक्शंस वगैरह बनाते जाएँगे। और ये सारा जो सेक्शंस मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये मुझे पता है क्योंकि मैंने एक बार इसको डिज़ाइन किया है, एक बार इस प्रोग्राम को बनाया है ताकि आपको सिखा सकूँ। सो आप देख सकते हैं, पहला है जो डेटा सेक्शन, दूसरा एडिटर ऑपरेशन सेक्शन, डिस्प्ले ऑपरेशन सेक्शंस है, विंडो एपीआई सेक्शंस है इसमें, पाँचवा जो है इनपुट सेक्शन है और आपका लास्ट 2 सेक्शन है, छठवा है इनिशियलाइज़ेशन सेक्शन और लास्ट में जो है मेन लूप सेक्शन। आइए हम इन सब सेक्शन को एक-एक करके डिस्कस करते हैं। आप देख सकते हैं, पहला जो सेक्शन है वो है डेटा सेक्शन। सो हर एक ब्लॉक ऑफ कोड का अपना एक डेटा होता है। सो ये जो डेटा सेक्शन होगा, ये होगा बेसिकली हमारा ग्लोबल वेरिएबल का। ये जो वेरिएबल वगैरह होता है, ये आपके कहीं भी किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड में आपका इज़िली एक्सेसिबल होता है। क्योंकि ये ग्लोबल है तो कहीं पे भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे ही डेटा को रखिए जो आपके पूरे फ़ाइल में आप कहीं पे भी यूज़ कर पाएँ, ऐसा वेरिएबल या डेटा को ही इस सेक्शन में रखना। बाकी जो डेटा वगैरह होता है फंक्शंस का अपना, वो उसको फंक्शन के अंदर या किसी ब्लॉक में ही रखना, वो बेटर रहता है, सूटेड होता है। सो इसमें जो बेसिकली हम रखेंगे वो होगा रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ डिस्प्ले। सो डिस्प्ले का मतलब, सिंस हम कमांड प्रॉम्प्ट के लिए इसको बना रहे हैं, तो कमांड प्रॉम्प्ट में हमको कितना जगह मिलेगा कि हम अपने ऐप को दिखा सकें। सो उसके लिए हमको रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ दैट विंडो पता होना पड़ेगा। जिसका मतलब है कि आप कोई भी आप विंडोज़ में एप्लीकेशन ओपन करते हो, उसको किसी भी साइज़ में बना सकते हैं या फुल स्क्रीन में कर सकते हो, तो उसके लिए हमको कितना रोज़ एंड कॉलम्स है उस कमांड प्रॉम्प्ट का, जो हमारा टेक्स्ट एडिटर होगा उसको डिस्प्ले करने के लिए, वो हमको पता होना पड़ेगा। दूसरा जो है कि नंबर ऑफ लाइन्स इन द फाइल, अगर ब्लैंक ओपन करते हैं फाइल तो उसमें नंबर ऑफ फाइल 0 होगा। अगर आपने पहले से कोई लिखा हुआ जो टेक्स्ट फाइल है उसको ओपन करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ लाइन्स होता है, तो उसको रिकॉर्ड करके रखेंगे कितना नंबर ऑफ लाइन्स है। दूसरा होता है कि नेम ऑफ द फाइल, अगर पहले से जो क्रिएटेड फाइल है उसको ओपन करेंगे तो उसको स्टोर करके रखेंगे। अगर नया फाइल बना रहे हैं तो उसको लास्ट में हम उस फाइल का क्या नाम देंगे वो ले सकते हैं और इसमें स्टोर करके रखेंगे। और लास्ट में जो देख सकते हैं ऑल लाइन्स ऑफ द फाइल, जो पहले से स्टोर है उसको ओपन कर रहे हैं तो उसमें कितना नंबर ऑफ लाइन्स है उस फाइल में उसको स्टोर करेंगे। और कोई भी जो ग्लोबल वेरिएबल होगा जो फाइल में पूरा चाहिए, कहीं पे भी एक्सेस चाहिए तो उसको हम यहाँ पे स्टोर करके रखेंगे या यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे बोल सकते हैं अगर आपने प्रोग्राम किया है तो। चलिए अब हम दूसरा सेक्शन के ऊपर आते हैं, वो है एडिटर ऑपरेशन सेक्शन। सो एडिटर ऑपरेशन सेक्शंस में हम वो सारा ब्लॉक ऑफ कोड या फंक्शंस वगैरह को लिखेंगे जो कि एडिटिंग करने में हेल्प करेगा या एडिटिंग करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं पहला वाला फंक्शन इंसर्ट फंक्शन। तो कोई भी टेक्स्ट एडिटर आप बना रहे हो तो वहाँ पे कोई भी कैरेक्टर एंटर करना है तो इंसर्ट फंक्शन चाहिए। कीबोर्ड से आप कुछ कैरेक्टर दबा रहे हो जैसे ABCD, कैपिटल लेटर A, B, 1, 2, 3 कोई भी कैरेक्टर्स वगैरह, तो इंसर्ट फंक्शन के थ्रू से हम उस कैरेक्टर को उस फाइल में डालेंगे या उसको स्क्रीन में दिखाएँगे कौन सा की प्रेस हुआ है। दूसरा जो आप देख सकते हैं इसमें हम रख सकते हैं डिलीट फंक्शन। कोई भी कैरेक्टर आपने ऐड किया है, वहाँ पे कोई वर्ड है उसको डिलीट करना है तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डिलीट करेंगे। जैसे कि आपने अगर किया होगा कि टेक्स्ट एडिटर ओपन किया होगा नोटपैड, उसमें आप देख सकते हैं बैकस्पेस से आप डिलीट कर सकते हैं 1-1 कैरेक्टर करके या डिलीट की से भी कर सकते हैं। अगर आपने नोटपैड भी नहीं खोला है, कोई टेक्स्ट एडिटर यूज़ नहीं किया है, तो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ किया होगा, उसमें भी सिमिलर होता है कि आप कोई कैरेक्टर दबाएँगे वो इंसर्ट होता है। सो डिलीट फंक्शन करने के लिए आप बैकस्पेस दबाते हो तो डिलीट होता है वो पर्टिकुलर कैरेक्टर या स्पेस। जो दूसरा मेन फंक्शन हो सकता है वो है सर्च फंक्शन। अगर आपका टेक्स्ट एडिटर बहुत बड़ा है तो पर्टिकुलर वर्ड ढूँढ रहे हो वो फ़ाइल में, तो आप वो उसको वन बाय वन हर एक लाइन में खुद से सर्च ना करके आप डायरेक्टली सर्च फंक्शन से टाइप कर सकते हैं। जैसे कि आपने आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर में देखा होगा, कंट्रोल F दबाने से होता है या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी होता है, कंट्रोल F दबाने से फाइंड वर्ड आता है, तो आप वहाँ पे कोई भी वर्ड लिखते हैं तो उस डॉक्यूमेंट में कहाँ पे है वो वर्ड या फ्रेज़, वो हाइलाइट हो जाता है। और कोई भी एडिटर का फंक्शन होगा जैसे एडिटिंग करते समय हमको चाहिए, तो वो सब फंक्शन हम इस सेक्शन में रखेंगे।
तो अब हम तीसरा सेक्शन देखते हैं। ये जो तीसरा सेक्शन होगा, ये हमारा टेक्स्ट एडिटर कैसा दिखेगा और फाइल को कोई भी ओपन किया है या ब्लैंक फाइल है, उसको कैसे दिखाएगा हमारे ऐप को स्क्रीन में, उसको हैंडल करेगा। सो इसमें जो फंक्शंस वगैरह होगा वो बेसिकली आप देख सकते हैं। ड्रॉ फाइल रोज, अगर आपने पहले से ही कोई फाइल जो स्टोर्ड है जिसमें लाइंस वगैरह है उसको ओपन किया है तो उसका कंटेंट क्या होगा, उसको लेके रखेगा ड्रॉ फाइल रोज। कौन सा कितना कंटेंट है उसमें, कितना नंबर ऑफ लाइन्स है, वो उसको स्टोर करके रखेगा, एक डिस्प्ले करने के लायक बना के रखेगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे नोट भी लिखा है इस फंक्शन के नीचे, ऑन अ सिंगल स्ट्रिंग लाइन विद अ न्यू लाइन। सो ये क्या करता है कि जितना भी फाइल का लाइन्स होता है उसको सिंगल लाइन में बना देता है, लेकिन एवरी लाइन के लास्ट में एक न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड करता है खुद से ही। क्योंकि फाइल्स में वो लाइन बाय लाइन होता है, तो लाइन बाय लाइन आप स्क्रीन में डिस्प्ले करेंगे तो वो स्लो होता है। क्योंकि आपका सीपीयू जो होता है, वहाँ से आपका स्क्रीन के प्रिंट करने के लिए वो उसको आईओ इनपुट आउटपुट कनेक्शन बोल सकते हैं, वो थोड़ा स्लो होता है। सीपीयू के अंदर ही कुछ होना है तो वो ईज़िली फ़ास्ट होता है, लेकिन बार-बार आप स्क्रीन में कुछ प्रिंट कर रहे हो तो वो स्लो हो जाता है। इसको भी हम दिखाएँगे आपको एक बार जब प्रोग्राम करते हैं तो कैसा प्रॉब्लम होता है, और इसको सिंगल लाइन स्ट्रिंग में हर एक चीज़ को बना के डिस्प्ले करने से कैसे ईज़ी हो जाता है। क्योंकि वहाँ पे थोड़ा फ्लिकर दिखता है तो सिंगल लाइन में बनाने से फ्लिकर नहीं होता है। सो ये उसको सिंगल लाइन बना के रखता है। दूसरा जो फंक्शन है, इसका मेन फंक्शन है हमारा टेक्स्ट एडिटर का जितना भी पूरा डिस्प्ले करना है टेक्स्ट एडिटर को, एवरी टाइम कुछ चेंजेस होता है तो ये फाइनली ये जो फंक्शन है दूसरा, बिल्ड स्ट्रिंग एंड ड्रॉ स्क्रीन, ये फंक्शन फाइनली डिस्प्ले करता है सब कुछ को एक साथ करके। जैसे कि हमारा टेक्स्ट एडिटर में क्या-क्या होगा, स्टार्टिंग में पूरा फाइल अगर उसमें कंटेंट है तो वो दिखेगा या ब्लैंक दिखाएगा, और लास्ट में बॉटम में क्या रखेंगे, हम 2 स्टेटस बार रखेंगे, जिसमें एक में फाइल नेम और रो और कॉलम नंबर दिखाएगा और बॉटम में शॉर्टकट्स वगैरह दिखाएँगे। सो 2 लाइन का स्टेटस बार होगा। सो फाइनली ये क्या करेगा, अगर कोई फाइल ओपन किया है तो उसका लाइन्स और स्क्रीन में क्या दिखना चाहिए यूज़र को, स्टेटस बार वो सब दिखाएगा एक ही बार में। ओके? तो इसका मेन काम होगा बिल्ड स्ट्रिंग एंड ड्रॉ स्क्रीन का, कि यूज़र को स्क्रीन में क्या दिखना चाहिए वो डिस्प्ले करेगा। अगर कोई और डिस्प्ले ऑपरेशन फंक्शंस वगैरह होगा जो हमको चाहिए तो हम इसमें ऐड करेंगे। चौथा जो सेक्शन है वो विंडोज़ एपीआई सेक्शन। जैसे कि स्टार्टिंग में कहा मैंने, आप अगर इस वीडियो ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहे हैं और कोई और सिस्टम या प्लेटफ़ॉर्म में है, तो आपको विंडोज़ एपीआई सेक्शन का जो फंक्शंस वगैरह यूज़ किया है, उसके रिप्लेसमेंट आपके पर्टिकुलर सिस्टम का ढूँढना पड़ेगा। वो आपका पाइथन में मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए मैंने ये विंडोज़ एपीआई सेक्शन बनाया है। सो एपीआई यूज़ करने का क्या बेनिफिट है पर्टिकुलर प्लेटफ़ॉर्म का, आपको स्टार्टिंग में मैंने बता दिया है। पहला वाला वीडियो देखेंगे तो इससे पहले वाला उसमें मिल जाएगा। सो विंडोज़ एपीआई सेक्शन में वो सारा फंक्शन रखेंगे जो कि हमारा विंडोज़ का पर्टिकुलर फंक्शन है। जैसे कि एमएसवीसीआरटी पहला वाला है। सो इसके थ्रू से हम क्या करेंगे कि कीबोर्ड से इनपुट लेंगे। तो आप अगर सोचते हैं यहाँ पे, आप देख रहे होंगे कि पाइथन का अपना इनपुट फंक्शन है, क्यों नहीं यूज़ करें? उसका इनपुट जो फंक्शन है आप अगर आप यूज़ करेंगे तो एवरी टाइम कोई कैरेक्टर या कुछ भी लिखेंगे, आपको एंटर दबाना पड़ेगा कीबोर्ड से। सो बार-बार कुछ टाइप किया फिर एंटर दबाओ तभी स्क्रीन में आया, ऐसा तो हम नहीं कर सकते। जैसे कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या कोई भी टेक्स्ट एडिटर में देखा होगा, जैसे ही कोई कैरेक्टर प्रेस करते हैं एबीसीडी तो वो झट से स्क्रीन में दिखता है। सो एमएस वीसीआरटी के थ्रू से हम ये कर सकते हैं। जैसे हमने टाइप किया वो इनपुट ले सकते हैं और उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। सो एपीआई यूज़ करने का ये फ़ायदा है, आपको स्टार्टिंग में भी बताया, यहाँ पे भी बताया। सो इसका रिप्लेसमेंट आप किसी और प्लेटफ़ॉर्म में बना रहे हैं इस पाइथन टेक्स्ट एडिटर को, तो वहाँ पे आप इसका रिप्लेसमेंट कर सकते हैं ढूँढ के। कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको इंटरनेट में ईज़िली मिल जाएगा इसका रिप्लेसमेंट। दूसरा जो एपीआई विंडोज़ का हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है विन-डीएलएल। सो इसके थ्रू से हम क्या करेंगे कि कॉन-रॉम का प्रॉपर्टीज़ वगैरह को एक्सेस कर सकते हैं। उस विंडो का क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ है, हमको चाहिए वो एक्सेस कर सकते हैं। सो पहला जो प्रॉपर्टी होगा या फंक्शन बोल सकते हैं वो क्या होगा, शो स्क्रॉल बार। जैसे कि आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं वहाँ पे स्क्रॉल बार होता है, जैसे जैसे आप कोई कमांड वगैरह लिखते हैं तो स्क्रीन बढ़ जाता है, तो अपने आप स्क्रॉल होता है, पुराना जो हिस्ट्री है आप ऊपर स्क्रॉल करके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इसको डिसेबल करेंगे, क्योंकि कमांड प्रॉम्प्ट का डिसेबल करने से क्या होगा कि हम अपना टेक्स्ट एडिटर में अगर लाइन स्क्रीन से बड़ा है तो हम
खुद से ही स्क्रॉलिंग मैकेनिज़्म बनाएँगे। क्योंकि हम बेसिक कोडिंग कर रहे हैं तो बेटर है हम हर चीज़ खुद से बनाने का ट्राई करें। तभी हमको पता चलेगा कि प्रोग्राम्स वगैरह या एप्लीकेशन वगैरह कैसे वर्क करता है या काम करता है। क्योंकि स्टार्टिंग से आप सब कुछ लाइब्रेरीज़ या एपीआईज़ के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो आपको को कुछ प्रोग्राम कैसे स्ट्रक्चर है, कैसे कोड करना है और कैसे लॉजिक्स वगैरह डेवलप होता है, वो डेवलप नहीं होगा आपका। सो आपको जितना भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे, आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ मिसिंग है, तो कुछ फंक्शंस वगैरह नए आने से उसको डेवलप करने से, छोटा-मोटा करने पर भी आपको डिफ़िकल्टी हो जाएगा। आपका लाइब्रेरी यूज़ करना पड़ेगा, उसके हिसाब से फिर कोड में चेंजेस करना पड़ेगा, तो आपका छोटा-सा प्रोग्राम भी बड़ा हो जाता है। सो एपीएस का ये स्टार्टिंग में भी मैंने बोला। दूसरा जो फंक्शन है WinDDL से हम यूज़ करेंगे वो है गेट कंसोल स्क्रीन बफर साइज़। इसके थ्रू से हम कमांड प्रॉम्प्ट का विंडो का साइज़ कितना है, जहाँ पे हम टेक्स्ट एडिटर को डिस्प्ले कर सकते हैं, उसका साइज़ मिलेगा। इसका बेसिकली मतलब है कि रोज़ एंड कॉलम्स कितना मिलेगा, कितना लंबा, कितना कॉलम्स लंबा है और कितना नंबर ऑफ रोज़ हम डिस्प्ले कर सकते हैं या लाइन डिस्प्ले कर सकते हैं, जो कि हम ग्लोबल डेटा सेक्शन के वहाँ पे वेरिएबल्स बनाएँगे, उसको वहाँ पे स्टोर करेंगे क्योंकि ये जो डेटा होगा वो हमको पूरा कोड में चाहिए, कहीं पे भी यूज़ करने का ईज़ी होना चाहिए, सो इसलिए हम इसको ग्लोबल सेक्शन में रखेंगे। सो अगर हम कोई और एपीआई यूज़ करते हैं विंडोज़ का तो इस सेक्शन में हम रखेंगे इसको। सो आइए हम नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो है इनपुट सेक्शन। सो अभी हम जो विंडोज़ एपीआई में बात कर रहे थे एमएसवीसीआरटी का, वहाँ से जो फंक्शन होगा उसको यूज़ करके हम इनपुट सेक्शन में उसको यूज़ करके हम कीबोर्ड से कौन-सा की प्रेस किया है वो पता करेंगे। जैसे की प्रेस होगा वो उसका कोड आएगा क्योंकि आपके कीबोर्ड में जितना भी कीज़ होता है उसका एक न्यूमेरिक कोड होता है। कौन-सा की दबाया उसका बाइनरी कोड भी ले सकते हैं, हेक्सा भी हो डेसिमल में भी कर सकते हैं, ऑक्टल में भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। लेकिन हम यहाँ पे बाइनरी में लेंगे, बेसिकली वो हेक्साडेसिमल में ही होगा। बाइनरी का मतलब क्या होता है? पाइथन में बाइट्स में लेंगे, ओके? बाइट्स कोड लेंगे लेकिन वो हेक्साडेसिमल में इनपुट होगा। ईच एंड एवरी कोई भी की दबाते हैं, उसका जो कोड होगा वो हेक्साडेसिमल में लेंगे हम। सो जो की फंक्शन है, गेट की फंक्शन क्या करेगा? कौन-सा की प्रेस किया है उसका कोड लेगा। हमको लेकिन अभी पता नहीं चलेगा कौन-सा की प्रेस हुआ है। नेक्स्ट फंक्शन से हम उसको पता करेंगे कौन सा की प्रेस किया है। तो हैंडल की क्या करेगा कि चेक करेगा कि हमारे इस की रेंज में है कि नहीं, क्योंकि अगर जैसे कि मैं टेक्स्ट एडिटर बनाऊँ तो पूरा की तो यूज़ नहीं कर पाऊँगा जैसे फंक्शंस का पूरा, क्योंकि एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर बना रहा हूँ तो सब कुछ यूज़ करने का कोई मतलब नहीं होता की का। अगर आप पर्टिकुलरली एक प्रोडक्शन बना रहे हैं तो तब आपको पूरा कीबोर्ड का वो कर सकते हैं, लेकिन कुछ-कुछ कीज़ होता है जैसे कि ब्राइटनेस का वगैरह उसका तो इनपुट लेके कोई फ़ायदा नहीं होता है। सो यहाँ पे उसको हमको रिमूव करना पड़ता है। सो हैंडल की क्या करता है, चेक करता है कि क्या द कौन-सा की दबाया है। वो प्रोसेस करता है कि कौन-सा की दबाया है, चेक करता है और उसके बाद वो अगर स्क्रीन में डिस्प्ले करने वाला कैरेक्टर है तो उसको डिस्प्ले कराएगा या बैकस्पेस है तो उसके हिसाब से फ़ंक्शन को कॉल करेगा। जैसे कि हम सिंपल यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्ज़ाम्पल में कंट्रोल क्यू दबाया। मैंने कंट्रोल क्यू को क्या किया है कि शॉर्टकट बनाया है कि एग्ज़िट करने के लिए हमारे टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन को। जैसे कंट्रोल क्यू प्रेस दबाते हैं तो क्या होता है, गेट की फंक्शन को कॉल होता है और वो क्या करता है कि कंट्रोल क्यू का कौन-सा कोड है, हेक्साडेसिमल कोड है, वो लेके रखता है और ये क्या करता है, हैंडल की को पास करता है और हैंडल की चेक करेगा कि कौन-सा की प्रेस हुआ है। हमको जो-जो की चाहिए उसमें से प्रेस हुआ है। तो अगर वो प्रेस हुआ है तो हैंडल की को पता चल जाता है कि जैसे कंट्रोल क्यू दबाया है तो हैंडल की को पता चल जाता है कि हमको एग्ज़िट करना है। तो उस फंक्शन में डाइवर्ट कर देता है और हम क्या करते हैं, प्रोसेस टू डिफाइन फंक्शन टू क्विट उस फंक्शन में पहुँचा देता है और उसके बाद हमारा कैसे क्विट करना है वो क्विट हो जाता है, प्रोग्राम एग्ज़िट हो जाता है। ओके? सो अगर आपने एरो की प्रेस किया है, जैसे कर्सर की बोलते हैं, अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट होता है, तो वो प्रेस किया है तो गेट की लेके आता है वो कोड और हैंडल चेक करता है कि वो कौन-सा की प्रेस किया है और उसके बाद पता चलता है कि कर्सर की, तो वो क्या करता है, कर्सर मूव कर्सर की फंक्शन को यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको कॉल करता है और यहाँ पे जाके कौन-सा की प्रेस हुआ है, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन कौन-सा की है, उसके हिसाब से कर्सर को मूव करता है। अगर लेफ्ट किया है तो 1 कैरेक्टर लेफ्ट मूव हो जाता है आपका कर्सर। आपने कर्सर देखा होगा, ब्लिंक होता है स्क्रीन पे, ओके?
सो इसी तरीके से ये बहुत सारा की को हैंडल करने के लिए बनाया, तो उसके हिसाब से हम ऐसे नीचे फंक्शन बनाते जाएँगे पर्टिकुलर की के लिए। बैकस्पेस दबाया है तो क्या करेगा, उस वो बैकस्पेस की फंक्शन को कॉल करेगा और वहाँ के हिसाब से कैसे कैरेक्टर को डिलीट करना है, वो डिलीट करके जैसे कि यहाँ पे लिखा है डिलीट द कैरेक्टर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। तो आपने देखा होगा कि बैकस्पेस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी दबाया होगा बैकस्पेस, तो आपका कर्सर लेफ्ट में मूव होता है और उसके आगे वाला जो कैरेक्टर होता है कर्सर का, वो डिलीट होके कर्सर लेफ्ट में मूव हो जाता है। इसी तरीके से बहुत सारा कीज़ है जैसे कैरेक्टर्स वगैरह एबीसीडी उसको भी हैंडल करना है। सो कोई स्क्रीन में प्रिंट होता है कैरेक्टर्स वगैरह, कोई कीज़ वगैरह कॉम्बिनेशन ऑफ कीज़ भी बोल सकते हैं, वो प्रिंट नहीं होता या पर्टिकुलर काम करता है। जैसे कंट्रोल क्यू दबाने से एग्ज़िट होता है, कंट्रोल एफ दबाने से फाइंड का या सर्च का फंक्शन ओपन हो जाता है, बॉक्स ओपन होता है, तो ये सब कर सकते हैं हम। तो जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसमें बाकी सब कीज़ भी ऐड करते जाएँगे, वो हम आपको कोड करते समय दिखाएँगे। सो अब हम आते हैं छठवां सेक्शन में, जो है इनिशियलाइज़ेशन सेक्शन। आपने जो पूरा जो सेक्शन ऊपर पे लिखा है, जितना भी सेक्शंस में फंक्शंस वगैरह लिखा है, वो अभी पर्टिकुलर कॉल नहीं हुआ है, ओके? सो जब आप पहली बार एप्लीकेशन स्टार्ट करते थे, आपने देखा होगा मोबाइल में भी जैसे गेम्स वगैरह ओपन करते हैं, तो नीचे लोडिंग स्क्रीन दिखाता है और नीचे कोई लाइन लाइन बार बढ़ते जाता है। तो ये क्या होता है इनिशियलाइज़ेशन स्टार्टिंग में आप आपके एप्लीकेशन को क्या-क्या रिसोर्सेज़ चाहिए, उसको कैसे सेटअप करना है, वो सब कुछ इनिशियलाइज़ेशन फ़ेज़ में ही होता है। वो इनिशियलाइज़ेशन सेक्शन खत्म होने के बाद तभी आपका स्क्रीन में दिखेगा कि आपका एप्लीकेशन खुला है। सो ये क्विक होगा हमारे एप्लीकेशन क्योंकि छोटा है, इतना बड़ा लोडिंग टाइम नहीं होगा, बट स्टिल हमको इनिशियलाइज़ेशन सेक्शन चाहिए क्योंकि एप्लीकेशन स्टार्ट करते समय उसको स्क्रीन में दिखाने से पहले हमको जो कुछ भी पता होना चाहिए, वो सब हम इनिशियलाइज़ सेक्शन में लिखेंगे। जैसे कि हमने ऊपर सारा फंक्शन लिखा है, उसको अगर यहाँ पे कॉल करके कुछ पता करना है, स्टार्टिंग में कुछ सेट करना है, टेक्स्ट एडिटर ओपन करने से पहले वो सब हम करेंगे। जैसे कि कमांड प्रॉम्प्ट अगर विंडो साइज़ में है, तो हमको नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम नहीं पता है कि कितना साइज़ है उसका नंबर ऑफ क्योंकि वहाँ पे तो हमारा टेक्स्ट एडिटर डिस्प्ले करना है। तो इनिशियलाइज़ेशन सेक्शन क्या करता है, स्टार्टिंग जैसे ही हम टेक्स्ट एडिटर को ओपन करते हैं, रन करते हैं, तो वो पहले क्या करेगा कि रोज़ एंड कॉलम्स कितना है कमांड प्रॉम्प्ट का, उसमें हम अपना एप्लीकेशन को डिस्प्ले कर सकते हैं। उसी विंडो साइज़ में ही डिस्प्ले होगा हमारा, ओके? फुल स्क्रीन होगा, फुल स्क्रीन में कितना नंबर ऑफ रोज़, छोटा स्क्रीन में तो छोटा स्क्रीन के हिसाब से नंबर रोज़ एंड कॉलम्स पता करके रखेगा इनिशियलाइज़ेशन सेक्शन। उसके बाद ही हम अपने टेक्स्ट एडिटर को डिस्प्ले करा पाएँगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट मैंने बोला सॉरी लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट में भी कर सकते हैं, स्टार्टिंग में बोला आप पावर शेल में भी रन कर तो हम बेसिकली पावर शेल में करेंगे ये सारा प्रोग्रामिंग और कमांड प्रॉम्प्ट में करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, होगा सेम ही होगा एवरीथिंग आई हैव टेस्टेड इट मैंने टेस्ट किया है। सो स्टार्टिंग इनिशियलाइज़ जब करेगा ये जो गेट स्क्रीन टोटल रोज़ एंड कॉलम्स होगा ये फंक्शन पता करेगा कि नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ द पावर शेल विंडो कितना है जिसमें हम अपने टेक्स्ट एडिटर को डिस्प्ले कर पाएँगे। दूसरा जो है गेट फाइल टोटल रोज़ एंड कॉलम अगर आप पहले से जो लिखा हुआ फाइल है टेक्स्ट फाइल उसको ओपन कर रहे हैं तो उसमें कितना नंबर ऑफ लाइन्स है उसको स्टोर करके रखेगा इस फंक्शन के थ्रू से जो कि हमारा ग्लोबल डेटा बना के रख सकते हैं उसको ग्लोबल वेरिएबल जिसके थ्रू से हम पूरा फंक्शन में इसको एक्सेस कर पाएँगे क्योंकि चाहिए भी उसी तरीके से ही हमको। सो हमारा क्या होगा फाइंड द नंबर ऑफ रोज़ और या लाइन्स कितना है उस फाइल में वो फाइंड करके रहेंगे। अगर आप नया फ़ाइल खोल रहे हैं ब्लैंक फ़ाइल तो ये जो होगा ये स फ़ंक्शन ये काम नहीं करेगा, बेसिकली रिटर्न करेगा कि 0 है, एम्प्टी है, ओके? तो यहाँ पे आप देख सकते हो फाइंड नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ द कंटेंट ऑफ द फाइल इफ नॉट एम्प्टी, ओके? अगर एम्प्टी नहीं है तो ये फ़ंक्शन रन करेगा अदरवाइज़ इट विल नॉट रन क्योंकि एम्प्टी फाइल है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हमको डिस्प्ले कराने में। कॉलम्स नहीं होगा क्योंकि हमको कॉलम्स नहीं चाहिए, पर्टिकुलर लाइन का डिफरेंट कॉलम्स होता है तो सो हमको वो रन टाइम में ही चेक करना पड़ता है। हम नंबर ऑफ लाइन्स या रोज़ कितना है उस फाइल में वो स्टोर करेंगे बेसिकली। ये मिस्टेक है सो ये आप नहीं देख सकते, इसको भूल भी सकते हैं। सो लास्ट जो है आफ्टर इनिशियलाइज़ेशन हमारा प्रोग्राम क्या करेगा उसके बाद एक्चुअली में रन होगा। सो ये जो लास्ट सेक्शन है वो है मेन लूप सेक्शन। इसके थ्रू से हमारा प्रोग्राम बार-बार रन होगा, ओके? क्योंकि प्रोग्राम ऑटोमैटिकली रन होना चाहिए। सो मेन लूप के थ्रू होता है। अगर आपने प्रोग्रामिंग किया है स्टार्टिंग में मैंने बोला बेसिक प्रोग्राम करके आइए क्योंकि हम यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग का बेसिक जो सिंटैक्स होता है वो नहीं सिखाएँगे।
पाइथन का। सो आपको वो सीख के आना पड़ेगा। सो लूप क्या है आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। लूप का मतलब होता है कि उसी ब्लॉक ऑफ कोड को बार-बार रन करना, तब तक जब तक कोई कंडीशन पे ना पहुँचे। ओके? सो हमारे यहाँ पे कंडीशन तो नहीं होगा, इन्फिनाइट लूप रखेंगे और एक एग्ज़िट करने के लिए एक्स्ट्रा फंक्शन बनाएँगे ताकि हम एग्ज़िट कर पाएँ। अदरवाइज़ क्या होगा, इन्फिनाइट लूप रन होते रहेगा, आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। सो इन्फिनाइट लूप यूज़ करते समय एक आपको एग्ज़िट फंक्शन बनाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका प्रोग्राम कंटीन्यूअसली रन होगा, आपको ज़बरदस्ती उसको क्लोज़ करना पड़ेगा। सो मेन लूप के फंक्शन के अंदर क्या होगा कि जो भी ब्लॉक ऑफ कोड को हमको रन करना पड़ेगा बार-बार उसको रखेंगे। जैसे कि दिस पार्ट ऑफ प्रोग्राम रन्स इन्फिनिटली अंटिल वी एग्ज़िट। ओके? सो कंट्रोल क्यू या एग्ज़िट, जब तक कंट्रोल क्यू दबाएँगे या कोई एग्ज़िट फंक्शन नहीं होगा तब तक ये लूप रन होते रहेगा। ओके? सो इसमें क्या क्या हो सकता है फिलहाल के लिए? ओके? कुछ ऐड होगा तो हम फ्यूचर कोड में ऐड करेंगे। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में नंबर 1 लाइन ऑफ कोड क्या होगा कि डिस्प्ले द टेक्स्ट फाइल कंटेंट एट फर्स्ट। अगर आप टेक्स्ट फाइल जो ऑलरेडी है, जिसमें लिखा कुछ है, स्टोर्ड है, उसको ओपन कर रहे हैं तो उसका टेक्स्ट में जो भी कंटेंट है उसको डिस्प्ले करना पड़ेगा एट फर्स्ट। ओके? तो आपका टेक्स्ट एडिटर डिस्प्ले करके रखेगा और उसमें कर्सर ब्लिंक होगा। ओके? स्लैश विथ न्यू चेंजेस लिखा है, इसको अभी मत देखिए, ये नेक्स्ट रिपीट होते समय पता चलेगा क्योंकि ड्यू टू कीप्रेस या कुछ चेंजेस होगा, तो उसके थ्रू से होगा। हमारा जो टेक्स्ट एडिटर होगा वो कंप्लीटली कीबोर्ड से ही काम करेगा, आपका माउस यूज़ नहीं कर पाएँगे उसमें, ऐसा ही बनाया है। सो क्योंकि कमांड लाइन बेस्ड इंटरफ़ेस के लिए बना रहे हैं तो बेटर होगा, माउस का फंक्शन वगैरह नहीं बनाए हम, कोड नया लिखे। ओके? क्योंकि पुराने ज़माने में सीएलआई या कमांड लाइन इंटरफ़ेस में वैसे ही काम होता था। सो आपका ये एक एक्सरसाइज़ भी हो जाएगा कि आप प्रोग्राम कैसे कर रहे हैं। ओके? सो डिस्प्ले किया, अगर उसमें फ़ाइल में कंटेंट है तो डिस्प्ले किया, अदरवाइज़ उसको ब्लैंक दिखाया। ओके? सो उसके बाद क्या होगा कि आप गेट की फ्रॉम कीबोर्ड करेंगे। ओके? सो गेट की फ्रॉम कीबोर्ड फंक्शन होगा, उसको कॉल करेंगे, यहाँ पे कॉल करके रखेंगे। तो वो क्या करेगा, तब तक वेट करेगा जब तक आप कोई की प्रेस नहीं करेंगे। सो वहीं पे अटका रहेगा, आपका स्क्रीन में टेक्स्ट एडिटर खुला रहेगा, उसके बाद अंडर द हुड ये फंक्शन को कॉल करके रखेगा। ओके? इससे आगे कुछ भी नहीं जाएगा जब तक आप की प्रेस नहीं करेंगे। टेक्स्ट एडिटर का मेनली क्या होता है, कीबोर्ड से की प्रेस के लिए वेट करता रहता है। तो स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपका, इसकी वजह से कोई फ्लक्चुएट वगैरह कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जब तक की प्रेस करेंगे स्क्रीन में कुछ चेंजेस दिखाना नहीं है हमको। ओके? तो उसके बाद अगर आप लेट्स सपोज़ कर्सर की दबाते हैं, ओके? तो उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन जो कॉल करेंगे कि कौन-सा की प्रेस किया हुआ है। सो बेसिकली हम हैंडल की को कॉल करेंगे, इनपुट सेक्शन में जो फंक्शन लिखा था उसको कॉल करेंगे, क्योंकि इनिशियलाइज़ेशन सेक्शन से पहले जो भी फंक्शन हमने लिखा है उसको कॉल नहीं किया, वहाँ पे सिर्फ लिख के रखा है। ओके? सो मेन लूप में ही यूज़ होता है या चेन के थ्रू लूप होता है। एक फंक्शन के थ्रू कॉल करने से चेन रिएक्शन की तरह एक फंक्शन कॉल किया और दूसरा फंक्शन उसके अंदर से कॉल होते जाता है, ऐसा चेन में भी होता है। सो वैसा चेन भी होगा, कोई-कोई फंक्शन, किसी फंक्शन को हमको डायरेक्टली मेन लूप में कॉल करना पड़ेगा। सो की को हैंडल करने के लिए हमको हैंडल की फंक्शन को कॉल करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। सो उसके हिसाब से क्या होगा कि मैंने क्या बोला, कीबोर्ड से की प्रेस होते ही वहाँ से कोड आएगा। सो हैंडल की क्या करेगा तीसरा नंबर पे कि वो कौन-सा की है वो प्रोसेस करेगा और उसके हिसाब से ग्लोबल डाटा को चेंजेस करेगा। ग्लोबल में मतलब ग्लोबल डेटा सेक्शन जो है, वहाँ पे कोई भी चेंजेस करना है तो उसको चेंज करेगा। जैसे कि हमने कर्सर की प्रेस किया है, तो हम क्या करेंगे, कर्सर को अगर लेफ्ट की प्रेस किया है तो कर्सर को लेफ्ट 1 कैरेक्टर लेफ्ट में मूव करना पड़ेगा। सो हम कर्सर का पोज़ीशन भी ग्लोबल डेटा सेक्शन में स्टोर करके रखेंगे। सो हमको एवरी टाइम कर्सर कहाँ है वो पता होना पड़ता है। तो वहाँ से क्या करेंगे, कर्सर को पोज़ीशन लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे। ओके? सो लेफ्ट में कर्सर का पोज़ीशन शिफ्ट हो गया है, लेकिन स्क्रीन में शिफ्ट नहीं हुआ है। अब क्या करेगा, वो फिर से घूम के डिस्प्ले सेक्शन में आएगा। ओके? अब ये तो फर्स्ट में नहीं करेंगे, ये स्लैश के बाद पढ़ेंगे। ओके? क्योंकि फिर से आया है विथ न्यू चेंजेस ड्यू टू प्रीप्रेस। अब क्या होगा, न्यू चेंजेस, तो आप स्क्रीन में देखेंगे कि कर्सर लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, अब स्क्रीन में दिखाएगा। सो डिस्प्ले फंक्शन यहाँ पे हम कॉल करेंगे, जो डिस्प्ले सेक्शन में फंक्शंस था उसको हम कॉल करेंगे यहाँ पे। ओके? सो चेंजेस होगा, चेंजेस दिखाने के बाद कर्सर लेफ्ट शिफ्ट होगा, उसके बाद फिर से क्या होगा, प्रोग्राम कीबोर्ड का की प्रेस के लिए वेट करेगा, क्योंकि हमारा टेक्स्ट एडिटर है तो बिना की प्रेस के तो कुछ होगा नहीं। सो तो उसके बाद कोई की प्रेस करेंगे, फिर कौन-सा की प्रेस हुआ चेक करेगा, उसके हिसाब से कौन-सा की प्रेस हुआ पता चलेगा। उसके बाद फिर कुछ चेंजेस स्क्रीन में आना है तो यहाँ पे फिर स्क्रीन में ड्यू टू की प्रेस की वजह से चेंजेस वो स्क्रीन में दिखेगा। उसके बाद
फिर से हमारा प्रोग्राम कीबोर्ड से इनपुट के लिए वेट करेगा। सो ये लूप इसी तरह से चलते ही जाएगा। ओके, कोई भी कैरेक्टर प्रेस करेंगे, कोई कंट्रोल क्यू दबाएंगे। सो अगर कंट्रोल क्यू दबाएंगे तो यहाँ पे जैसे कीबोर्ड की प्रेस होगा सेकंड नंबर पे, उसके बाद की प्रेस में पता चल जाएगा कंट्रोल क्यू दबाए, इसका मतलब एग्जिट है। उसके बाद हमारा लूप एंड होगा, एग्जिट हो जाएगा, उसके बाद हमारा प्रोग्राम भी क्लोज हो जाएगा। ओके, आइदर सेव करने का ऑप्शन दिखाना है तो वो सेव करेंगे, अदरवाइज डायरेक्टली एग्जिट हो जाएगा। ओके, सो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम रन करेगा। इसको हम आपको एक पर्टिकुलर पिक्चर के हिसाब से नहीं दिखा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सब्र रखिए। जैसे जैसे हम नेक्स्ट वीडियो में कोड स्टार्ट करेंगे, आपको ये सेक्शंस वगैरह क्या है हम आपको साथ में दिखाते जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा सेक्शन जो डिस्कस किया था वो कैसे कोड में हम इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। तो ये जो सेक्शंस बनाने से भी क्या होगा हमारा कि एक एडवांटेज है, स्टार्टिंग में मैंने नहीं बताया, कि आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका प्रोग्राम टेक्स्ट एडिटर का एप्लीकेशन या कोई भी प्रोग्राम कैसे वर्क करेगा, उसका वर्क फ्लो कैसा होगा, डेटा कैसे मूव होगा। तो ये थोड़ा बेसिक आइडिया होता है। सो कोई भी आप अगर एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं तो थोड़ा सा बेसिक ऐसा कॉपी में एल्गोरिदम वगैरह जो पढ़ा है आपने स्टार्टिंग में, एल्गोरिदम्स वगैरह कभी कहीं पे कंप्यूटर पढ़ा है तो यही सब एल्गोरिदम्स बोलते हैं हम इन सबको। तो ये बेसिक इस ढांचा होता है। इसके बाद हम कोड लिखते हैं कि हमको इस सेक्शन में ये चाहिए, इस कोड को ऐसे डेटा ऐसे फ्लो करेगा, हमको पता चल जाएगा। सो इसके थ्रू से हम क्या होता है कोड को वो थोड़ा मैनेजेबल बना सकते हैं, जिसको हम हैंडल कर सकते हैं टाइप करते समय। ओके, उसको एरर वगैरह भी डिबग करने में ईजी हो जाए, क्योंकि जैसे प्रोग्राम बड़ा हो जाता है बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, कि मुश्किल हो जाता है कैसे हैंडल करें एरर्स वगैरह को। ओके, तो ये था हमारा टेक्स्ट एडिटर ऐप डिज़ाइन का सेक्शंस वगैरह। और फिर भी आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये सारा सेक्शन आपको पता होना चाहिए। बेसिक जो मेन लूप, जैसे आप देख सकते हैं मेन लूप होना चाहिए, इनिशियलाइज़ सेक्शन, डेटा सेक्शन होता है, ये सब आपको पता था। लेकिन बाकी जो सेक्शंस होता है जैसे-जैसे कोड करेंगे आपको पता चलते जाएगा। अब हम आपको नेक्स्ट क्या दिखाएँगे कि आप अपने कोड को लिखते समय कैसे सेक्शंस बना सकते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में जो वीएस कोड या विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल किया है जो टेक्स्ट एडिटर, उसमें दिखा दूँगा। आप कोई और टेक्स्ट एडिटर में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि बेसिकली पाइथन कोड जैसे लिखना होता है, वो सभी जगह हम एक ही तरीके से लिखते हैं। सो उसको कैसे सेक्शंस में डिवाइड करना है, सेक्शंस वगैरह कैसे लिख सकते हो, वो आपको दिखा देंगे। और विजुअल स्टूडियो कोड का पर्टिकुलर है, लेकिन आप कोई और टेक्स्ट एडिटर में उस तरीके से नहीं लिख पा रहे हो, तो आप कमेंट करके भी लिख सकते हैं। कमेंट का एक कैरेक्टर होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कि वो प्रोग्राम उसको स्किप कर देता है, वो आपके लिए होता है, कोड रीडेबिलिटी के लिए होता है। ओके, सो आप वो करके भी कर सकते हैं, तो ईज़ी हो जाएगा कि ये सेक्शन कहाँ पे। जैसे कि आप कोई ऐसे लिख रहे हैं तो इंट्रोडक्शन सेक्शन होता है, मेन बॉडी होता है, मेन बॉडी के अंदर पार्ट्स वगैरह लिखते हैं, फिर कंक्लूजन होता है। आपको पता चल जाता है कि अगर रिविज़न भी करते हैं तो आपको पता चलता है कौन से सेक्शन में क्या लिखा है, तो ईज़ी हो जाता है। इसी तरीके से हमने ऐप डिज़ाइन या कोड डिज़ाइन भी ऐसे ही करना है, ताकि बाद में आप एडिट करें, उसको एरर फ्री बनाना चाहते हैं, फ्यूचर में कुछ एरर वगैरह आया या कुछ फीचर्स वगैरह नया ऐड करना चाहे, नया कोड, तो ईज़ी हो जाए। सो नेक्स्ट सेक्शन में हम आपको हाउ टू मेक द सेक्शन, सेक्शन को कैसे बनाएँ, वो दिखाएँगे। सो आप देख सकते हैं मैंने एक पर्टिकुलर सेक्शन जो कि डेटा सेक्शन बनाने के लिए हैश लिखने के बाद रीज़न लिख कर स्टार्ट किया है, उसके बाद सेक्शन का नाम लिखा है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये पर्टिकुलर नहीं होता है। आफ्टर दैट दूसरा लाइन लिखा है, अगेन हैश लिखा है, उसके बाद एंड रीजन लिखा है। इससे क्या होता है कि आपका विजुअल स्टूडियो कोड में इसको पता चलता है कि ये पर्टिकुलर सेक्शन बनाया हुआ है या रीजन। तो अगर आप पहला लाइन जो रीजन स्टार्ट करते हैं वो लाइन के आगे जाएंगे तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरर आता है। तो अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो कोलैप्स हो जाता है।
तो इन दोनों के बीच में हम कोई भी कोड लिखेंगे, उसको हम कोलैप्स का मतलब छोटा कोई भी कोड को नहीं दिखाना, और अगेन वो सेक्शन का कोड देखना है तो हम उस सेक्शन का कोड को फिर ओपन करके देख सकते। ये करते समय कोलैप्स जब होता है तो वो इसका मतलब नहीं है कि ये डिलीट हो गया है। एक्चुअली वो जस्ट छुप जाता है, क्योंकि आपका प्रोग्राम जब बड़ा होता है तो आपको पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड ढूँढने में मुश्किल होता है, तो आप उस सेक्शन को कोलैप्स करके रखेंगे तो सेक्शन सिर्फ दिखेगा, और किस सेक्शंस में हो सकता है वो क्लिक करने के बाद ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको उस ब्लॉक ऑफ कोड का या सेक्शन का पूरा कोड खुला हुआ दिख जाएगा, और वहाँ से आप अपना कोड को ढूँढ सकेंगे ईज़िली। क्योंकि आपको बेटर होगा कि स्क्रॉलिंग पूरा करने से अच्छा है, ये आपको अच्छा होगा। सो हम इस डेटा सेक्शन में कुछ वेरिएबल्स वगैरह लिखते हैं, जैसे कि फाइल नेम, जिसको हम इनिशियलाइज करते हैं नन से, और स्क्रीन रोज भी लिखते हैं जिसको 0 से इनिशियलाइज करते हैं, और स्क्रीन कॉलम्स भी करते हैं जिसको भी इनिशियलाइज 0 से करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इस सेक्शन में वेरिएबल्स वगैरह लिखा है, क्योंकि ये डेटा सेक्शन है और ये ग्लोबल सेक्शन है। ये डेटा कहीं पे भी कोड में भी कहीं किसी भी सेक्शन में हम यूज़ कर पाएंगे, किसी भी फंक्शन के अंदर, या फंक्शन के अंदर फंक्शन भी है, नेस्टेड है तो भी हम यूज़ कर पाएंगे। ग्लोबल डेटा इसी को बोलते हैं। सो अगेन हम इस रीजन के आगे जाएंगे तो ये ड्रॉप डाउन एरर आ जाएगा, और इसको कोलैप्स कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा मात्रा में आपको विज़न मिलेगा कि आपका कोड कहाँ कहाँ पे है, पर्टिकुलर सेक्शन सिर्फ दिखेगा, और वहाँ पे जाके आप अपने कोड को, पर्टिकुलर सेक्शन का कोड को खोल के देख सकते हैं। तो अगर आप विजुअल स्टूडियो को टेक्स्ट एडिटर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप क्या करें? तो सिंपल सेक्शन बनाइए, अगेन हैश लिखिए और उसका कुछ भी नाम लिखिए, जैसे डेटा सेक्शन लिखिए। अगेन सॉरी, डेटा सेक्शन ना लिख के मैं कुछ और लिखता हूँ, जैसे कि इनपुट सेक्शन करता हूँ इसको। ओके, उसके बाद फिर तो ये हमारा सेक्शन बन गया है। तो हैश लिखने से कहीं पे भी आपका पाइथन कोड में ये रीड नहीं होगा जब आप प्रोग्राम रन करेंगे, क्योंकि हैश उस लाइन में सबसे पहले लिखने से वो लाइन कमेंट आउट हो जाता है। वो एक्चुअली आपको समझने के लिए, लिखने के लिए, वो कमेंट स्टार्ट करने के लिए हैश लिखते हैं। ये लाइन आपका रन नहीं होगा, ये जस्ट सिंपल स्ट्रिंग है। ओके, इसके अंदर हम अगेन फंक्शंस वगैरह इसका लिखते हैं। लेट्स सपोज इनपुट सेक्शन का फंक्शन, ये जो फंक्शन है ये कौन सा की प्रेस किया हुआ है उसकी का कोड रिसीव करता है। सो आप देख सकते हैं हमने फंक्शन लिखा है और उसके अंदर पास लिखा है, क्योंकि अभी हम फंक्शन का कुछ नहीं लिखेंगे, ये जस्ट सेक्शन का डेमो है। सो पास लिख दिया है, अदरवाइज एरर दिखाएगा, यहाँ पे अंडरलाइन आ जाता है, क्योंकि ये टेक्स्ट एडिटर पाइथन को फॉलो कर रहा है। सो नेक्स्ट फंक्शन अगर लिखते हैं हैंडल की, जो कि कौन सा की प्रेस हुआ है, ऊपर से जो गेट की से कोड मिलता है, तो वो की कोड को चेक करके बोल देगा कि कौन सा की प्रेस हुआ है। इसके अंदर भी अभी हम पास लिखते हैं ताकि कोई एरर ना दिखाए। तो आप देख सकते हैं मैंने इनपुट सेक्शन बना लिया। तो अगर आप कोई और टेक्स्ट एडिटर में आप कोड कर रहे हैं तो सिंपल ऐसा करके सेक्शन बना सकते हैं, और वहाँ पे भी आपका फीचर हो सकता है कि ऐसा कोलैप्स करने का। ओके, सो अगर हम ऐसा करके लिखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हैश के आगे कोलैप्स करने का ऑप्शन ही नहीं है। शायद आपका कोई और एटॉम या सिंपल नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस उसमें यहाँ पे कोलैप्स आ सकता है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे फंक्शंस में आया हुआ है तो फंक्शन कोलैप्स कर सकते हैं। लेकिन इससे भी आपका क्या फ़ायदा हो गया, अगर ये कोलैप्स नया होने पर भी आपको सेक्शंस डिवाइड करने से आपका कोड नीटली अरेंज होके बैठेगा। तो अगर आपको इनपुट सेक्शन में कुछ चेंजेस करना है, वो फंक्शन इनपुट सेक्शन का है, तो आप पर्टिकुलर इनपुट सेक्शन में जाके चेंजेस वगैरह करेंगे। क्योंकि जब आप बड़ा प्रोग्राम करते हैं तो अगर सेक्शंस नहीं बनाते तो कुछ भी याद आ जाता है आपको, ये फंक्शन बनाना है और वहीं पे बना देते हो तो आपको वो फंक्शन ढूंढने में मुश्किल हो जाएगा बहुत लंबे लाइन पे। ओके,
तो आपका नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ द कोड ऑन अ पर्टिकुलर पेज में बहुत ज़्यादा है, तो आपको ढूँढने में मुश्किल हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि आपको स्क्रॉल करते समय अगर एंड सेक्शन दिख गया तो इसके ऊपर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे सारा कोड इनपुट सेक्शन का ही है, या ऊपर से स्क्रॉल करते हैं तो इनपुट सेक्शन दिख गया तो यहीं पे होगा, आपको पता चल जाएगा। इसी के अंदर ढूँढना है, सब जगह आपको वन बाय वन नहीं ढूँढना पड़ेगा। सो ये था आपका अदर टेक्स्ट एडिटर के लिए कैसे सेक्शन बनाना है। और हैश लिखने का मतलब है पाइथन में, जैसे कि आपको बोला है कि आप थोड़ा पाइथन कोड करके आए, वहाँ पे आपको समझाया होगा कि हैश लिखने से कमेंट होता है, जो कि एक्चुअल कोड प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये आपको समझने के लिए होता है कि कोड रीडेबल हो। ओके, इसीलिए हम सेक्शंस में डिवाइड कर रहे हैं। तो इसी तरह से और एक बनाते हैं जो वीएस कोड में कर रहे थे, उसी तरीके से रीजन लिख के। सो वीएस कोड का में भी अगर हम हैश लिख के ऐसा रीजन लिखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये कोड में रन होगा। हैश का मतलब ही ये लाइन कमेंट है। सो जब प्रोग्राम रन होगा तो ये लाइन कोड में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, आपको समझने के लिए। तो इसके बाद मैं बनाता हूँ मेन लूप। तो आप देख सकते हैं इसको एंड करने के लिए मैं अगेन एंड रीजन लिख रहा हूँ। सो आप देख सकते हैं ये सेक्शन बन गया, और अगर अगेन आप इसके आगे जाएंगे तो ये कोलैप्स करने वाला फंक्शन जो आपका कोड को छुपा दे देता है, ये बटन आ जाता है या आइकन आ जाता है। ओके, क्लिक करने से हट जाएगा। सो अगर मेन लूप इसके अंदर लिखते हैं, क्योंकि हमारा इन्फिनाइट लूप होगा तो वाइल ट्रू करके लिखते हैं। सो गेट की फंक्शन को कॉल करते हैं यहाँ पे। ओके, फंक्शन डिफाइन सिर्फ करने से आपका ये कोड नहीं रन होगा, ये फंक्शन आपको कॉल करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे ट्रू में एरर आए तो कैपिटल टी होता है इसका। सिंटैक्स पाइथन का ऐसा ही है। ओके, तो नेक्स्ट है हैंडल की को भी बुलाते हैं। तो इस तरीके से आपका ये मेन लूप बन गया है। तो जैसे जैसे कोड करेंगे ये भी बड़ा बन गया तो हमको प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, कि क्योंकि ये बहुत बड़ा होने से ढूंढने में मुश्किल होगा, तो हम मेन लूप कहाँ पे है तो ढूंढते रहना पड़ता है। और मोस्टली हम मेन लूप को लास्ट में ही लिखते हैं कोड के एंड में। फिर भी अगर आपको बहुत सारा सेक्शन है तो वन बाय वन पर्टिकुलर लाइन बाय लाइन देखना पड़ता है, तो डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए बेटर है आपका अगर ये सेक्शंस में है तो आप देख सकते हैं ये सेक्शंस में कोलैप्स होता है, तो आपका फाइल भी जब ओपन करते हैं कुछ ढूंढना होता है तो छोटा दिखते है। सॉरी, जब आप ओपन करते हैं तो टेक्स्ट एडिटर में आपका कोड देखते हैं और उसमें कुछ चेंजेस करना है तो नीटली अरेंज रहता है, और आप अपने कोड को छोटे फॉर्म में भी दिखते हो। और पर्टिकुलर सेक्शन में ही जाके चेंज करना है तो उसी को ही सेक्शन को ओपन करके वहाँ पे चेंजेस करोगे। ओके, सो ये था हमारा सेक्शंस कैसे बनाते हैं ऐप डिज़ाइन का वीडियो के ऊपर। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में कोडिंग स्टार्ट करेंगे टेक्स्ट एडिटर का। तो वहाँ से एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट होगा। सो गुड बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।